हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास नंबर 11 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त का कार्यकाल 240 से लेकर 280 ईस्वी तक था और श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच हुए, जिनका कार्यकाल 280 से लेकर 320 ईस्वी तक था। उसके बाद है चंद्रगुप्त प्रथम। यह गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और उसके बाद है गुप्त वंश में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाला शासक यही था और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने कब की? 319 से 320 ईस्वी में। अब उसके बाद है समुद्रगुप्त यह चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था और यह 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 15 वर्ष तक था, क्योंकि यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसके बाद 335 ईस्वी में इसका उत्तराधिकारी गद्दी पर बैठ गया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल था वो 15 वर्ष का था। उसके बाद समुद्रगुप्त से संबंधित अन्य जो आगे पॉइंट है वो हैं, इसने आर्यावर्त के 9 शासकों तथा दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। उसके बाद समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई उपाधियाँ, तो इनमें है व्याघ्र पराक्रमांक, अप्रतिरथ पराक्रमांक, असौमेघ कर्ता विक्रमक और परम भागवत। उसके बाद इसे कविराज भी कहा जाता है, यानी कि किसे? समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। तो कौन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि? हरिसेन, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन के द्वारा की गई है। उसके बाद है समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारत का नेपोलियन कहा है। इसकी विजयों को देखते हुए विंसेंट स्मिथ ने इसकी प्रशंसा में इसे भारत का नेपोलियन कहा है। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। समुद्रगुप्त कब बैठा था? 335 ईस्वी में। उसके बाद 380 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासन रहा, यानी कि लगभग 45 साल तक समुद्रगुप्त ने शासन किया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बने। उसके उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधियाँ थी वो थी देवगुप्त, देवराज और देवश्री। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से पूर्व में बंगाल तक, यानी कि पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया और इस उपलक्ष्य में उसने व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए और शकारी की उपाधि धारण की, यानी कि शक राजा को जीतने वाला शकारी की उपाधि धारण की। जो इसकी पहली उपाधियाँ थी वो थी देवगुप्त, देवराज और देवश्री। और राजा रुद्र सिंह तृतीय के, जो कि एक शक राजा थे, शक शासक थे, उनको हराने के बाद शकारी की उपाधि धारण की और इसी उपलक्ष्य में उन्होंने चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के चलाए। उसके बाद गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक यही था। गुप्त काल में सोने के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त काल में चांदी के सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था और इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। तो चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। उसके बाद है इसी के समय पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र थे। तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र किसके समय पर थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर। चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश व युद्ध मंत्री का नाम वीरसेन था और ये शैव मतावलंबी थे। उसके बाद है वीरसेन व्याकरण, न्याय मीमांसा और शब्द का प्रकांड पंडित और एक कवि भी था, पंडित। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे उनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले थे कालिदास, जो कि एक प्रसिद्ध कवि
और नाटककार थे। दूसरे थे धन्वंतरी जो कि एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तीसरे थे अमर सिंह। अमर सिंह थे संस्कृत कोशकार और कवि। उसके बाद सपनक। सपनक थे ज्योतिषी। और जो शंकु थे वो थे वास्तुकार या शिल्पकार। उसके बाद थे वेताल भट्ट। वेताल भट्ट जादूगर और संस्कृत के लेखक थे। उसके बाद है घटकर। घटकर पर एक कवि थे। नेक्स्ट है वराहमिहिर, ये एक महान खगोल शास्त्री थे। उसके बाद हम वररुचि। वररुचि व्याकरण के विशेषज्ञ थे और संस्कृत के विद्वान थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न थे। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, सपनक, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर, वराहमिहिर और वररुचि। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कला और साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है। तो कला और साहित्य का स्वर्णकाल किसका शासनकाल माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। उसके बाद है कुमारगुप्त प्रथम। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। यह 415 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त प्रथम की जो उपाधियाँ थी वो थी महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र गुप्त, कुलवंशी और अश्वमेघ महेंद्र। नेक्स्ट है इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम या कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अब उसके बाद है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो शासनकाल है वो 455 से लेकर 467 ईस्वी तक था। यह कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। और स्कंदगुप्त की जो उपाधि थी वो थी कर्मादित्य। उसके बाद है इसके समय में प्रथम ऊण आक्रमण हुआ था, यानी कि स्कंदगुप्त के समय पर पहला ऊण आक्रमण हुआ जिसे इसने विफल कर दिया, यानी कि इसने हूणों को पराजित कर दिया था। उसके बाद स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया। तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा करवाया? स्कंदगुप्त के द्वारा। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया और यह अपनी राजधानी अयोध्या लेकर गया था, यानी कि इसने अपनी राजधानी को अयोध्या में स्थानांतरित किया था स्कंदगुप्त ने। अब उसके बाद स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त के बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य शासक बने। उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय। उसके बाद बुधगुप्त। बुधगुप्त के बाद भानुगुप्त। भानुगुप्त के बाद वैन्यगुप्त और उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय शासक बने थे। इन सभी शासकों में इम्पोर्टेंट जो है वो है भानुगुप्त। भानुगुप्त के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो इनमें है भानुगुप्त। इसकी जानकारी एरणाभिलेख से प्राप्त होती है। भानुगुप्त का मित्र गोपराज भानुगुप्त की ओर से ऊणों से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया और गोपराज की पत्नी आग में जलकर सती हो गई। तो एरणाभिलेख में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है। अब उसके बाद है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त यह गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। अब उसके बाद है गुप्तकालीन प्रशासन। तो गुप्तकालीन प्रशासन में सबसे पहला पॉइंट है गुप्त काल के सबसे बड़े इकाई देश होती थी जिसके शासक को गोपना कहा जाता था और पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था तथा पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। अब उसके बाद भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से लेकर 1/6 भाग हुआ करता था। अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। इनमें सबसे पहले भूमि के प्रकार। तो भूमि के प्रकार में पहली भूमि है क्षेत्र। यह कृषि करने योग्य भूमि को उस समय क्षेत्र कहा जाता था। उसके बाद थी वास्तु भूमि, जो वास करने रहने योग्य भूमि को वास्तु भूमि कहा जाता था। घास के मैदानों को सदबल भूमि कहा जाता था। उसके बाद है प्रेत भूमि। यह बिना जोती गई भूमि उसे अप्रेत कहा जाता था। और शील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य ही नहीं थी, यानी कि बंजर थी, खराब थी, उसे शील कहा जाता है। उसके बाद है औदिक का मतलब होता है दलदल भूमि। अब उसके बाद है सिंचाई के लिए गुप्त काल में रैट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। अब हम पढ़ेंगे गुप्तकालीन कर। तो इनमें सबसे पहले है धान्य कर। यह अनाज में राजा का हिस्सा होता था, उस रूप में यह कर लिया जाता था। भटकर कर यह पुलिस कर होता था। उसके बाद चाट, यह लुटेरों से बचाने के लिए जो लिया जाने वाला कर था, ये वो था चाट। उसके बाद परिणय कर, यह एक अनिवार्य कर होता था। उसके बाद है गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति। तो स्त्रियों की सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई थी, यानी कि
स्त्रियों की दशा इस समय पर खराब हो गई थी, गिरावट आई थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन हो चुका था और बाल विवाह और बहु विवाह जैसी प्रथाएं व्याप्त हो चुकी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। अब उसके बाद है गुप्त साम्राज्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इनमें सबसे पहले है गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? गुप्त शासकों ने। और इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। तो जो सोने की मुद्राएं थी उन्हें क्या कहा जाता है? दिनार। अब उसके बाद है गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था और वृद्ध वेश्याओं को कुटन्नी कहा जाता था। अगला पॉइंट है अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा नंबर 16 और 17 ही गुप्तकालीन हैं। तो ये 2 गुफा हैं, ये गुप्तकालीन हैं 16 और 17। जो 19 थे उनमें से केवल ये 6 ही शेष बचे हैं, उनमें से 16 और 17 गुप्तकालीन हैं। गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण जो मरणासन राजकुमारी की मूर्ति का चित्र है वो प्रशंसनीय है। उसके बाद गुफा संख्या 17 को चित्रशाला कहा जाता है और इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महावीर निष्क्रमण और महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अब उसके बाद है संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। तो गुप्त शासकों की शासकीय भाषा कौन सी थी? संस्कृत। और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपये का कहा जाता था। सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपये का। अब उसके बाद है गुप्त काल में पलकाणों ने पशु चिकित्सा पर हस्त आयुर्वेद लिखा और नवीनतम की रचना गुप्त काल में ही हुई थी। इस पुस्तक में नुस्खे, सूत्र और उपचार विधियाँ दी गई हैं। अब उसके बाद हम मंदिर बनाने की कला का जन्म भी गुप्त काल में हुआ था और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में ही हुआ था। अब उसके बाद अगला पॉइंट है सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब उसके बाद है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। गुप्त साम्राज्य का पतन क्यों हुआ? क्योंकि अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण शासन व्यवस्था का संघात्मक और विकेंद्रित स्वरूप यह भी एक कारण था। उसके बाद उच्च पदों पर नियुक्ति योग्यता के आधार पर न होकर अनुवांशिक रूप से नियुक्ति दे देना और प्रांतीय शासकों को विशेषाधिकार प्रदान करना, ये सभी कारण थे मेन जो कि गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।